एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। हम लोग 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 51 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है 52 से स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 52 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बताइए, यदि किसी ऐनक यानी मिरर के लेंसों की शक्ति जो है +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, बताइए, 50 सेंटीमीटर। कैसे? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? डायोप्टर, जिसे प्रतीक डी के द्वारा, कैपिटल डी के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस को मीटर में व्यक्त करें तो 1D बराबर 1 मीटर -1 स्क्वायर है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 1m है। अभिसारी लेंस की क्षमता प्लस तथा अपसारी लेंस की क्षमता माइनस होती है। तो फोकस दूरी बराबर 1 बटा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को डी से इंडिकेट करते हैं। तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा। 53 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका डायरेक्शन क्या होता है, आप बताइए। तो देखिए, चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। तो इसका जो दिशा होगा नॉर्थ और साउथ, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए तो चुंबकीय सुई जो होता है ये उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है और यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, यानी इनकी जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ होता है। चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। 54 है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? जो श्वेत प्रकाश है, व्हाइट जो लाइट होता है, श्वेत प्रकाश, इसको नली में, ठीक है, नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका उद्भव कैसे होगा नली में श्वेत प्रकाश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंतु को गर्म करके, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करना है तो तंतु को गर्म करना होगा। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करती है। 55 है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर या किस कार्य के लिए दिया गया? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था उनके किस कार्य के लिए, उनके किस खोज के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम के आविष्कार के लिए 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 56 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब है यूरेनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। 57 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को, जो रूम होता है, रूम को ठंडा किया जा सकता है, कैसे? इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपको रूम को या कमरे को ठंडा करना है तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरा या रूम अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है।
संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर में गिरावट आ जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। 58 है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? जो सुरक्षा फ्यूज में जो तार का प्रयोग होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से इस तार को तैयार किया जाता है। जो सुरक्षा फ्यूज के लिए जो तार प्रयोग किया जाता है, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा शीशा यानी टीन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। यानी जब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है अगर काफी हाई वोल्टेज में आता है तो ये जो फ्यूज होता है, फ्यूज में जो लगे तार होते हैं तुरंत गल जाते हैं, और गल जाने से मतलब कि आगे का जो करंट होता है, जो प्रवाह होता है जहां से वहां से जो है जब फ्यूज जब मतलब कि गल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया की पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और जो गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं या फैन, लाइट, कूलर, एसी जो भी होते हैं, ये इनको नुकसान पहुंचने से जो है बच जाता है। तो इसीलिए सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। लघु पतन, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ठीक है, वोल्टता आदि के कारण जो है इन सभी में वृद्धि होता है। तो इन सभी के वृद्धि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है, यानी जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है धारा प्रवाहित होने लगती है, तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान होने और किसी प्रकार की दुर्घटना होने से टल जाता है। आदमी जो है नुकसान को मतलब कि होने से अपने आप को बचा लेता है। तो इस तरह से सुरक्षा फ्यूज का मतलब कि प्रयोग किया जाता है। 59 है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? बताइए निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो आपको मालूम है जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो पारा है ये ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, ये क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। इसमें अगर आप धारा को प्रवाहित करना चाहिएगा तो प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो तो इसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं जो धातु होते हैं ये ऊष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अन्य धातुओं के तुलना में जो लेड होता है और जो पारा होता है इनकी ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 मतलब कि जो है आपका W/M यानी वाट मतलब होता है, सबसे कम होता है। और पारा की ऊष्मा चालकता जो होता है लगभग 8.31 होता है, याद रखिएगा। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, शून्य पारगम्यता। 1911 में डच भौतिक वैज्ञानिक H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया 1853 से 26 के बीच, 1926 के बीच। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक जो है, जो केल्विन का टेम्परेचर था, केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, कि मतलब केल्विन। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार को दर्शाते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसीलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, यानी इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। 61 है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है क्या होगा? गर्म करने पर अर्धचालक में जो परिवर्तन होगा आपको बताना है, क्या परिवर्तन आएगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है।
तो अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं या ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनकी जो विद्युत प्रतिरोधकता है, विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक लेकिन कुछ चालकों से कम होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। 62 है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ठंड के मौसम में यदि लकड़ी और लोहे के गुटके को आप छुइएगा या लकड़ी लोहे को छुइएगा तो सबसे ज्यादा आप लोहे के जो मतलब लोहा होगा वो आपको ठंडा ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, यानी चालक के कारण जो है यह अत्यधिक जो है ठंडा लगेगा। किसके तुलना में? तो लकड़ी के तुलना में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है, गुड कंडक्ट है। इसीलिए ठंडक के दिनों में सामान्य तापमान होने के बावजूद भी तुलनात्मक ढंग से लोहे का जो गुटका होता है वो ज्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का जो गुटका है उतना ठंडा नहीं लगता। 63 है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। ऐसा क्यों? गर्मी लग रहा है या गर्मी के मौसमों में आप पंखा या जो कूलर है इससे आराम की अनुभूति आप जो है महसूस करते हैं, आराम आपको लगता है, सुखद अनुभूति होता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक पंखा गर्मी में या गर्मी के मौसम में आपको आराम की अनुभूति देता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा पसीना तेजी से जो है वाष्पित हो जाता है, इसलिए हमें जो है ठंडक महसूस होता है गर्मी के दिनों में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले जो पसीने होते हैं, इनके ये जो पसीने होते हैं ये पंखों के द्वारा वाष्पीकृत हो जाते हैं या वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। 64 है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का जो दरवाजा है अगर खोल दिया जाएगा, अगर आप फ्रिज का अगर आपके घर में फ्रिज उपयोग होता होगा तो आप फ्रिज के जो दरवाजे होते हैं अगर खोल दीजिएगा तो उस कमरे का जो एनवायरमेंट में परिवर्तन होगा वो क्या होगा आपको बताना है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रखा जाए या खोल दिया जाए तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म महसूस कर सकते हैं। यानी आपका जो कमरा है, जिस कमरे में रेफ्रिजरेटर को रखा गया है, अगर दरवाजा उसका खोल देते फ्रिज का तो आप उस कमरे में थोड़ा सा गर्मी महसूस कीजिएगा। ऐसा करके आप देख सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 65 में पूछा गया है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन आएगा। आपको मालूम है इसके जो परिवर्तन होंगे, जो रूम होगा या दरवाजे अगर रेफ्रिजरेटर के खोल दिया जाएगा किसी कमरे के अंदर में या कहीं भी, तो वहां का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। तो रेफ्रिजरेटर के इससे कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेफ्रिजरेटर के अगर दरवाजे खोल दिया जाता है तो उस जगह की जो या उस आसपास के जो एरियाएं हैं या जो इन्वायरमेंट है, जैसे आप कमरे में आपके फ्रिज हैं या किचन में है या कहीं हॉल में है, तो आप उसके दरवाजे को खोल दीजिएगा तो आपका जो उस अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है वो हल्का गर्म हो जाएगा, यानी वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 66 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो देखिए, इसमें मतलब 5 कथन है, 4 स्टेटमेंट है, 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 4 कथन है, इस कथन को आप जो है एनालिसिस कीजिए और बताइए कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है या एक से अधिक सत्य है या इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें तो जो कथन दिया गया है कि सी ऑप्शन में एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम, एक्रेलिक जो है इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है या रेशम कहते हैं क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह यह चमकता है। यानी सी वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? अच्छा, गलत कथन आपको चुनना है, तो सी वाला कथन जो है गलत है। तो विकल्प सी का जो कथन है वो सही नहीं है, बाकी जो कथन है वो सत्य है। तो
आप देख सकते हैं, जैसे ए स्टेटमेंट है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। और सीढ़ी बनाने के लिए पॉलिक कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। और जो डी ऑप्शन है, डी स्टेटमेंट, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो सत्य नहीं है आपको वो बताना था, तो सी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है, गलत है। देखिए क्यों गलत है, क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम मतलब कि ऊन कहा जाता है, ना कि कृत्रिम रेशम। कृत्रिम आर्टिफिशियल क्या कहा जाता है, ऊन कहा जाता है। रेयान को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो ए, बी और डी के कथन जो है सही है। 67 है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है और कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। तो देखिए जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो एक ये श्रृंग, ऊपर उठे हुए को श्रृंग और नीचे को गर्त कहते हैं। इन दोनों के बीच के दूरी को ये जो होता है ये तरंगदैर्घ्य होता है, तो याद रखिएगा। 68 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी जो है उसकी जो है मतलब कि प्रवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी जो है नहीं बदलता है या बदलता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति, सी ऑप्शन। कैसे, देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है, वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। याद रखिए जो आवृत्ति होगी वो उसमें चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जो तरंगदैर्घ्य और जो वेग होगा ये बदल जाएंगे। 69 है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए पढ़ने में काम आने वाले, आप जब पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने में काम आने वाले ग्लास दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूरी की या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो सकता है, लेकिन निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को, इस कमी को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, कमी को समाप्त किया जा सकता है। 70 है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण जो है किस प्रकार का है, दर्पण का प्रकार क्या है। कंडीशन है कि दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होगा अपने से बड़ा लगेगा। इसका तात्पर्य है कि जो दर्पण है वो है आपका अवतल। अवतल दर्पण में इस तरह की जो है घटनाएं घटित होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अवतल दर्पण। तो देखिए कॉनकेव मिरर, इससे व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। तो अवतल दर्पण में अपने आप को सामने रखिएगा तो आपको लगेगा कि आपका जो प्रतिबिंब है आपसे कहीं ज्यादा बड़ा है। 71 है, ध्वनि का जो ध्वनि होता है, जो ध्वनि है इसका वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जैसे शुष्क वायु में जो ताप होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। शुष्क वायु का आप देख सकते हैं यहां पे दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो ध्वनि का वेग होगा 346 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में अगर बात करें तो जो ध्वनि का वेग होगा 1284 मीटर प्रति सेकेंड। आशुत जल, समुद्री जल, स्टील को याद रखिएगा, स्टील का जो टेम्परेचर अगर स्टील का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो इसमें ध्वनि का जो वेग होगा 5960 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी तरह आप अन्य को भी देख सकते हैं, कांच का भी याद रखिएगा। 72 है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, तो
तो तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग और कण दोनों के समान, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है, यानी प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। आकाश नीला लगता है, क्यों? आकाश नीला क्यों लगता है आपको बताना है। देखिए, आकाश का जो रंग है नीला इसलिए प्रतीत होता है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं। अतः आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है। 74 है, रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे जो है समझाया जा सकता है? आप खुले आकाश में अगर तारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए लगता है, कैसे लगता है, किस कारण? तो ऐसा इसलिए लगता है कि जब प्रकाश का, देखिए तारे जो होते हैं, जब आप आकाश में तारे को देखिएगा तो ये टिमटिमाते नजर आएंगे, मतलब कि हल्का लगेगा कि बूझ रहे हैं फिर जल रहे हैं, बूझ रहे हैं जल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। वो इसलिए होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये ऐसा हो पाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन एक कारण है जिसके कारण तारों को टिमटिमाने का जो है आप देख सकते हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का जो कारण है तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 75 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस डिग्री पर? पानी का घनत्व याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अधिकतम होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। 76 है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा बताइए? तो 122 डिग्री फारेनहाइट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 77, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का जो संबंध है आप सूत्रों के द्वारा समझ सकते हैं। फारेनहाइट 9/5 C + 32 प्रश्नानुसार क्या है? तो पूछा गया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल में आपको चेंज करना है। तो 50 डिग्री C यानी सेंटीग्रेड यानी 9/5 इंटू 50 और प्लस 32, इसको आप मतलब कि सरल कीजिएगा या तोड़िएगा तो 450/5 + 32, और इसको आप जो है इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो 90 + 32 यानी 122 आएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फारेनहाइट होगा। सूत्र को याद रखिएगा, फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड से सेल्सियस में, इस तरह से बदलने को दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, सूत्र इसका हम लोगों ने कई बार जिक्र किया है। 77 है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? 77 नंबर जो प्रश्न है इसको ध्यान से एक बार देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पूछा गया है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ जो है पूरी तरह से पिघल जाए तब पानी के लेवल में क्या अंतर आएगा? पानी के जो सरफेस है उसमें क्या अंतर आएगा? बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसका सही जवाब है जल स्तर नहीं बदलेगा, स्वयं वही रहेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। 78 है, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का जो कारण है वो क्या है? वर्षा के बूंदों की गोलाकार आकृति का जो कारण है वो क्या है आपको बताना है। कारण है पृष्ठ तनाव। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु के बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं, क्योंकि उनकी सतह जो है सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल का ही होना चाहती है।
और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। 79 है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है: शहद, खून, जल और वायु। क्रम याद रखिएगा। इसके बाद कुछ तत्वों की जो श्यानता है, जल का श्यानता आप देख सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर श्यानता 1 होता है। रक्त का 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.7 होता है। शहद का 200, वायु का 0.017। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। 80 नंबर है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो चंद्रमा से, डी ऑप्शन। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य के तुलना में नजदीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उड़ती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य के द्वारा जल तरंगे चंद्रमा के तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। 81 है, जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? जब एक पत्थर को चांद के सतह से उठाकर पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन वजन में मतलब कि बदलाव आएगा, भार में बदलाव आएगा। जब किसी पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके द्रव्यमान स्थिर रहते हैं, मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार जो होगा, वेट जो होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। 82 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी किस लिए पक जाता है, कैसे पक जाता है, कारण क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, खौलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 83 है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन को देखिए, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो आपको मालूम है सूर्य से, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 गुणे 10 के पावर -8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। 84 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य पर यानी सन पर, सन के जो स्थिति है वहां पे सूर्य का जो ऊर्जा है वो निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो याद रखिएगा। 85 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल, याद रखिएगा कब? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। 86 है, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल जो होता है, कक्षीय परिक्रमण काल अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, प्लूटो का वर्ष जो होता है क्या होता है? दीर्घतम होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद इसका जो कक्षीय परिक्रमण काल होता है लगभग 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देखिए, वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे तरंग जिन्हें संचरित होने के लिए मीडिएटर की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 88 है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला जो समय लगभग कितना लगता है? सूर्य के प्रकाश धरती पर आने में जो समय लगता है वो लगता है 8.5 मिनट यानी 8.5 मिनट। ठीक है, लगभग याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग 8.31 मिनट यानी 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट यानी 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 89 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, आपको मालूम है, लगभग 8.5 मिनट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें, डेटा के अनुसार अगर बात करें, तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड यानी 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में जो है विकल्प सी को सही माना है, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त में कोई नहीं विकल्प मौजूद है, इसलिए ई ज्यादा सटीक उत्तर है। 90 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। बृहस्पति का औसत व्यास आप देख सकते हैं कितना है, तो 1,39,822 किलोमीटर। 91 है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? 4 ऑप्शन है, आप देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो फास्ट जो है यानी सी ऑप्शन, बेसिक, सी और फोर्ट्रन यानी ये कंप्यूटर की जो है भाषाएं हैं, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट 92, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? देखिए, आप जब बल्ब को देखिएगा तो उसमें एक तार होता है अंदर की तरफ, अंदर में फिलामेंट जिसे बोलते हैं, वो चमकता है यानी वो जलता है तो प्रकाश फैलता है। उस तार को, वो जो तार होता है बल्बों में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। जो बल्ब होते हैं इनके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो साधारणतः अगर बात करें तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही तापमान में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी दहन नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के जो ताप दीप्ति लैंप होते हैं, इन तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि अगर बात किया जाए तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। 93 है, निम्न में से कौन सी धातु या सेमीकंडक्टर जो है किस रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? निम्न में से कौन सी धातु या सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जो है ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है? तो सही जवाब है जर्मेनियम। वह कौन सी धातु है जो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो वह है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों और विद्युत प्रतिरोधों के बीच होता है। ठीक है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे N- प्रकार यानी N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है, और 94 है, परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर देखा जाए
तो जो परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, सही नहीं है। 95 में वह कौन सा विकल्प है जो गलत है, सही नहीं है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से जो है उदासीन होता है, यह कथन गलत है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए एक कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इनकी संख्या जो होता है समान होता है, समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं। बी, सी और डी के कथन सही हैं, बाकी जो ए स्टेटमेंट है गलत है। 96 है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। 97 है, परमाणु बम का सिद्धांत जो आधारित है, या परमाणु बम किसके सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। तो परमाणु जो बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, नाभिकीय विखंडन पर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना, और इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। 98 है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन जो बम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन जो रिएक्शन है इसके आधार पर यह कार्य करता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। 99 है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। 4 ऑप्शन है, देखकर बताइए कि कौन सी इसमें नोबल गैस नहीं है। तो रेडॉन, देखिए रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन ये वायु में जो है पाई जाती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली अगर आप उपभोग करते हैं, जब बिल निकलता है तो किस मापन पर यह आधारित होता है बिल, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा वाट, यानी ऑप्शन ए, केवल पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। मापन जिस पर आधारित होता है वाट में। बिजली की खपत का बिल किलोवाट प्रति घंटा यानी वाट से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 101 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु है यूरेनियम, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसकी परमाणु संख्या 92 है और परमाणु भार 238.08 है। इसके बाद 102 है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था। इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। इसी के साथ फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में रसायन विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।